प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने आरंभ किया था आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो 3 पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है, एक रक्तध्वज नाटक, एक निबंध संग्रह पाठ्य पुस्तक और तीसरी एकांकी संग्रह पाठ्य पुस्तक। तो उस एकांकी संग्रह में से हमने प्रथम एकांकी को लिया था, नया पुराना एकांकी, जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो इस पाठ्य पुस्तक में जो 6 एकांकियाँ संकलित हैं, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की थी, उनके लेखक और उन शीर्षक एकांकियों के शीर्षकों पर हमने चर्चा की थी। साथ ही नया पुराना एकांकी के जो लेखक हैं अस्क जी, उनके कर्तृत्व, व्यक्तित्व और इस एकांकी की प्रमुख विषय वस्तु, नया पुराना एकांकी की विषय वस्तु पर हमने चर्चा की थी। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम इस एकांकी का अध्ययन करेंगे। तो पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने एक तरह से इन सभी पात्रों पर कि नया पुराना जो एकांकी में जो पात्र हैं कि देवचंद इस एकांकी का नायक हैं, वो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं। दूसरी जो पात्र हैं वो प्रतिमा हैं, वो देवचंद की पत्नी हैं, नारी सुलभ ईर्ष्या और शंका भाव उनमें मौजूद हैं। तीसरा जो पात्र है वो रवि दत्त हैं, जो देवचंद का एक प्रिय मित्र हैं, वैद्य जी हैं और नए समाज का प्रतीक हैं। दुराचरण और बदनीयती इसकी होती हैं। भाभी जो यानी इस रवि दत्त की यानी जो वैद्य जी उनकी पत्नी हैं, और कमल जो है वो रवि दत्त का ही एक मित्र हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं और एक अचल बैठे रहने वाला व्यक्ति। तो इस तरह से एकांकी के पात्र हैं और अब एकांकी जो है अब प्रारंभ करने हम जा रहे हैं। तो देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है, जब रंगमंच पर इसको प्रदर्शित किया जाता है तो चारों ओर के परिवेश का हवाला दिया जाता है। तो देखिए, जिस कमरे में पर्दा उठता है उसमें दाएं बाएं 2 दरवाजे हैं। दाईं दीवार का दरवाज़ा काफ़ी परे है और मकान के बाहर दूसरे हिस्से को जाता है। बाईं दीवार का दरवाज़ा परे कोने में है और एक छोटी सी कोठरी को जाता है। इस पर गहरे मूंगिया रंग का पर्दा है, जिसका रंग प्रातः के धुंधलके में स्याह दिखाई देता, यानी हल्का काला सा दिखाई दे रहा है। सामने की दीवार में 2 खिड़कियां हैं, जिसकी किवाड़ों में शीशे लगे हुए हैं। दाईं ओर के दरवाजे के साथ परे को एक अंगीठी है। इस अंगीठी के परे एक अलमारी, जिसका एक पट खुला हुआ है और इसमें करीने से रखे हुए कपड़ों की तह, यानी कपड़े जमे हुए हैं, वो साफ दिखाई दे रहे हैं। बाईं दीवार में आनंद कोठरी को जाने वाले दरवाजे के इस ओर एक अलमारी है, जिसमें ताला पड़ा हुआ है। तो देखिए, ये परिवेश रंगमंच के ऊपर ये परिवेश दिखाया गया था मकान के अंदर का, किस तरह का मकान बना हुआ है। पर्दा उठते समय कमरे में एक अव्यवस्था सी दिखाई देती है, यानी पर्दा जैसे उठता है तो कमरा में सामान जैसे बिखरे हुए से पड़े दिखाई दे रहे हैं। अंगीठी की चीज़ें भी अस्त व्यस्त हैं। खूंटियों के कपड़े ही यूँ ही एक दूसरे के ऊपर टंगे हुए हैं। तो ये एक तरह से आंखों के आगे बिंब सा उभर जाता है और उस दृश्य को जैसे रंगमंच पर हम देख रहे हैं। और फर्श पर भी 1-2 कपड़े बेतरतीबों से पड़े दिखाई दे रहे हैं, यानी अस्त व्यस्त, सही करीने से सुसज्जित नहीं है। खिड़की के पास एक व्यक्ति आराम कुर्सी पर चुपचाप पड़ा है, चुपचाप बैठे रहने वाला व्यक्ति, चूंकि वह कोई हरकत नहीं करता और उस कोने पर अपेक्षाकृत अंधेरा है, इसलिए पहली बार देखने पर वह नज़र नहीं आता। दूसरी बार ध्यान से देखने पर मालूम होता है कि उसने पूरे कॉलर की कमीज और पतलून पहन रखी है। तिपाई के बाएं ओर देवचंद परेशान सा बैठा है। तिपाई 3 पाया। तो तिपाई के बाएं ओर देवचंद परेशान सा बैठा है। ये कहानी के नायक है देवचंद, जो एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, स्कूल चलाते हैं। जाहिर है कि उसने अभी तक स्नान आदि नहाना धोने का कार्य संपादित, दैनिक कार्य से वो निवृत्त नहीं हुए हैं। रवि दत्त जो देवचंद के घनिष्ठ मित्र हैं,
यद्यपि दुकान पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दुकान यानी वैद्य की दुकान है इनकी, खुद वैद्य हैं, चिकित्सक हैं। तो वैद्य जी की इनकी दुकान है, उन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, जबकि देवचंद अभी तक स्नान आदि से निवृत्त नहीं हुए हैं। तो भी अभी तक उसने बाल नहीं बनाए। शायद उनके मध्य अचानक आरंभ हो जाने वाले कटु प्रसंग ने इस बात का अवसर ही नहीं दिया। दोनों के बीच में कोई झड़प हो गई थी किसी प्रसंग को लेकर के, कड़वी बातें आपस में एक दूसरे ने कह दी थी। और वो प्रसंग देखिए क्या है। समय 6:30 बजे सुबह। देवचंद और रविदत्त दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। रविदत्त जो हैं वो एक वैद्य जी हैं, दुकान पर जाने के लिए तैयार हैं, जबकि देवचंद जो एक प्रिंसिपल है स्कूल के, वो अभी तक स्नान आदि से निवृत्त नहीं हुआ। और अब ये एक अंक के आरोप होने जा रही है, जैसे रंगमंच पर पात्र अब आ रहे हैं। समय बताया जा रहा है, समय की सूचना 6:30 बजे सुबह का समय। और स्थान देवचंद के मकान का एक कमरा है, जो प्रिंसिपल है वही देवचंद। देखिए रविदत्त कहते हैं एक हाथ में शीशा और दूसरे में कंघी थामे हुए हैं, यानी वो तैयार तो हो ही गए हैं नहा धोकर के दुकान जाने के लिए। मैं कहता हूँ दबा जाओ सब, फिर ऐसा अवसर हाथ में आएगा। फिर बाल बनाने लगता है। तो यहीं जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है इस एकांकी में कि किस चीज़ को दबाने के लिए रविदत्त कह रहा है। ऐसा अवसर फिर मिलेगा ही नहीं कि आपको जो चीज़ मिली है उसको दबा जाओ। देवचंद आश्चर्य और क्रोध के साथ, रवि आश्चर्य करते हुए, तुम ये क्या कह रहे हो? रविदत्त बाल बनाना छोड़कर फिर कहते, तुम तो पागल हो। देवचंद से कह रहे, तुम तो पागल हो। 50-60 हज़ार के गहने कोई मामूली चीज़ नहीं है। जीवन में ऐसा अवसर बार बार नहीं आते। फिर बाल बनाने लगता। तो यहाँ जो जिस चीज़ की दबाने की जो पहली पंक्ति जो आरंभ होती है कि मैं कहता हूँ दबा जाओ, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा, और वो दबाने की जो बात है, कोई अमानत है 50-60 हज़ार की, उस अमानत को दबाने की बात रविदत्त अपने मित्र देवचंद से कह रहे हैं। फिर देवचंद कहते हैं, लेकिन वे तो अमानत हैं। उठकर बेचैनी से वे घूमने लगता है। तो ये अमानत है, यानी किसी की धरोहर है जो इन्हें सौंपी गई थी, वो वापस सौंपनी है, और देवदत्त उसको हजम करने की बात कहते हैं। रविदत्त फिर बाल बनाना छोड़कर, अमानत है तो क्या हुआ? इस समय तो वह सब तुम्हारे कब्जे में है, और फिर कोई लिखा पढ़ी नहीं, रसीद पर्चा नहीं, गवाह शहादत नहीं। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। हंसता है, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं। फिर बाल बनाने लगता है। तो यहाँ एक कहने का तात्पर्य है कि देवचंद जो रविदत्त का मित्र हैं, जो स्कूल में एक प्रिंसिपल हैं, और इस देवदत्त पर किसी ने एक तरह से प्राचीन विचारधारा अनुसार, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनुसार उसने अटूट विश्वास करते हुए किसी ने कोई अमानत 50-60 हज़ार के गहने इनके पास रखे हैं। और रविदत्त जो है आधुनिकता का प्रतीक हैं कि जो कुछ आया उसको हजम कर जाओ। स्वार्थपरकता, बदनीयती इसकी यहाँ झलकती है, चरित्र उभरता। और देवचंद कहता है कि ये तो अमानत है, मैं इसको कैसे हड़प लूँ। जबकि रविदत्त कहता है कि तुम्हारे साथ में, तो ये तो तुम्हारे कब्जे में अमानत है, तो क्या हुआ, तो तुम्हारे पास ही अभी तो इसके लिए कोई लिखा पढ़ी भी नहीं हुई, कोई रसीद वगैरह नहीं कटी है, कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई गवाही नहीं है तुम्हारे पास, बस पी जाओ, दबा जाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मूल्य पतन की ओर, स्वार्थपरकता की ओर रविदत्त संकेत कर रहे हैं। फिर देखिए देवदत्त, लेकिन ये तो धोखा है, कपट है। फिर घूमने लगता है। रविदत्त पुणे कहते हैं, बाल बनाना छोड़कर दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। रविदत्त जो वर्तमान काल की जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें लोग एक दूसरे के साथ किस तरह से व्यवहार और धोखाधड़ी का, स्वार्थपरकता का व्यवहार करते हैं, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। रविदत्त कह रहे हैं कि दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। ये बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े व्यापार, ये सब क्या छल कपट पर नहीं चलते? अर्थात सभी ने छल कपट किया है। बड़े बड़े नेताओं और विजेताओं की सफलता और ख्याति की नींव क्या कपट और छल पर नहीं रखी? अर्थात सभी छल और कपट पर ये नींव रखी हुई है। रात दिन तुम इस नारकीय स्कूल में झकझक करते रहते हो। नारकीय स्कूल यानी कहने का तात्पर्य नरक जैसा दुख भोगते हुए तुम स्कूल को चला रहे हो, मेहनत करते हो, रात दिन मरते हो, आंखें और दिमाग फोड़ते हो, और इस सारे श्रम के बदले में तुम पाते क्या हो?
इज्जत और आराम की रोटी भी तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हुई। ठीक तरह से खा पी भी तो नहीं सकते। मैं कहता हूँ बस पी जाओ। दुनिया में धोखा वही है जो उसकी आंखों से छिपाया नहीं जा सके। अर्थात तुम पी जाओ, जो संपत्ति तुम्हें मिली उसको पी जाओ। ऊंची ऊंची कंघी बालों तक ले जाता है। यानी ये चेष्टाएं और हाव भाव जो कोष्टक में दिए जाते हैं एकांकी में, वो यहाँ सामने हैं। देवचंद हैरान हैं। वो पुनः कहते हैं हैरान हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठी, कि मैं मन की बात मानूं या मेरे मित्र रविदत्त की बात मानूं जो आधुनिकता से प्रेरित हैं और मैं प्राचीन आदर्शवादी विचारों से प्रेरित हूँ। लेकिन मन की आँख तो सब देखती है, मैं क्या हजम कर जाऊँ। आत्मा की आँख फिर डॉट डॉट कर दिया गया है, फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यानी यहाँ पर छोड़ा गया है मन के नेत्रों से, आध्यात्मिक अंतःचक्षुओं से हर चीज़ को देखा जा सकता है। वो आंखें तो सब कुछ देख रही कि तुम कौन सी संपत्ति दबा रहे हो। यानी आध्यात्मिकता को मन की जो भावना है उनको कभी दबाया और मारा नहीं जा सकता। रविदत्त फिर बाल बनाना छोड़कर मन और आत्मा का ख्याल रखने वाले सदैव पिछड़ी पंक्तियों में रहते हैं। यानी मन और आत्मा के बल पर जो भाग्य के भरोसे रहते हैं वो पिछली पंक्तियों में खड़े होते हैं, कभी उन्नति नहीं कर सकते। ये रविदत्त कह रहे हैं। निचली घाटियों में गिरे रहते हैं। आगे बढ़ना या ऊंचे उठना उनके भाग्य में नहीं है। देवदत्त नहीं, रविदत्त ये अमानत में ख्यानत है। ख्यानत यानी धोखा। यानी कहने का तात्पर्य अमानत तो मैंने ली है। ये रविदत्त ये यदि मैं हजम कर जाऊंगा तो ये लीले की मान ने जो मुझे मेरे पे विश्वास करके जो सौंपी है, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। और यदि मैं इसको हजम करूं तो ये तो एक धोखा होगा। अगली पंक्तियां हैं, अगले पेज पर हम चल रहे हैं 21 वाले पे। रविदत्त हंसता है। अमानत में ख्यानत यानी धोखा। तुम बिल्कुल भोले हो मित्र। रविदत्त देवचंद से कह रहे हैं तुम भोले हो मित्र। दुनिया में हर बड़ा जो व्यक्ति होता है वो छोटे का हड़प जाता है। हर सबल व्यक्ति निर्बल को खा जाता है। हर ऊंचा नीचे वाला का माल हड़प जाता है, यानी माल छीनता है। उसके अमानत में ख्यानत करता है, यानी उसकी अमानत में उसके साथ बढ़ोतरी और इजाफा करते हुए वो उसके साथ धोखा देता है, अपनी संपत्ति बढ़ाता जाता है। देवचंद अपने मन से लड़ते हुए, नहीं मेरा स्कूल। उठकर फिर बेचैनी से घूमने लगता है। नहीं मैं तो स्कूल चलाता हूँ, बड़ी ईमानदारी से चलाता हूँ। इस तरह से मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के दायित्व मुझे अच्छी तरह से आते हैं। रविदत्त फिर पुनः 60,000 रुपयों से तुम ऐसे 10 स्कूल चला सकते हो। रविदत्त आधुनिकता की बात कह रहे हैं। नई बातें, नया और पुराना, यानी नई बातें देवदत्त कहता है और पुरानी बातें जो है देवचंद कहता है। रविदत्त जो है नवीन विचारों के अनुयायी हैं और देवचंद जो पुराने विचारों का अनुयायी हैं। देवचंद कह रहे हैं रुककर 12 वर्ष के परिश्रम और दयानतदारी से हासिल की गई मेरी प्रतिष्ठा, अर्थात जो ये स्कूल मैंने आज चला रखी है, ये 12 वर्षों की मेरी कठिन मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। इस प्रतिष्ठा को ऐसी धूल में मिला दूं। रविदत्त इस रुपये के बल पर सिर्फ 2 वर्षों में तुम इससे कहीं अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। यानी कहने का तात्पर्य जो यदि 60,000 की अमानत तुम्हारे पास पड़ी, 60,000 के गहने की अमानत, तो इन रुपयों के बल पर तुम 2 ही वर्षों में, जो 12 वर्षों में मेहनत के उपरांत जो स्कूल खोली तुमने, जो प्रतिष्ठा पाई, ये 2 ही वर्ष में तुम पैसे के बल पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हो। यानी आज जो आर्थिक युग हैं, अर्थ प्रदान युग हैं, उस अर्थ प्रदान युग में बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। इसकी ओर संकेत हैं। देवदत्त दयानतदारी, अर्थात मेरी मेहनत का क्या, यानी किस तरह से परिश्रम किया है। फिर रविदत्त कहते हैं रुपए का दूसरा नाम दयानतदारी, अर्थात रुपए ही तो परिश्रम हैं। यानी जो पैसे तुमने प्राप्त हुए परिश्रम से ही तो हुए हैं। हंसता है। गरीब की दयानतदारी, यानी गरीब भी मेहनत करता है। गरीब की दयानतदारी भी बदनयती समझी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य गरीब जो है यदि उसकी भी धन संपदा को हड़पते हैं तो बदनीयती होती है। लेकिन कहने का तात्पर्य पैसे का नाम ही परिश्रम है, दयानतदारी है।
इसे तुम हड़प जाओ, यही आधुनिकता है। फिर देवचंद अनुनय के स्वर में, तुम मुझे बहकाओ नहीं रवि, तुम रानी हार वापस दे दो। अब यहाँ रानी हार की चर्चा हुई है, यानी कहने का तात्पर्य देवचंद जो है वो एक स्कूल चलाता है और उसमें एक लीली नाम की लड़की पढ़ती है, जिसकी माँ जो है अपने व्यसनी पति से कुछ गहने ला करके देवदत्त पर विश्वास करते हुए इनको सौंपती है। और उन गहनों में से देवचंद का जो मित्र है रविदत्त, जिसकी हाल ही में शादी हुई है, जो वैद्य जी हैं, वो अपनी पत्नी के लिए, नई नवेली दुल्हन के लिए उनमें से रानी हार लेकर के उसको देता है। तो अब ये रानी हार आया कि रानी हार वो देवदत्त जो है एक तरह से वो भ्रष्ट हो चुका है, दुराचारी हो चुका है और उसका मन जो है एक तरह से उस धन संपदा को हड़पना का है, तो वो रानी हार वापस नहीं देता और यही बहस सुबह से आरंभ हो रही है इनमें। देखिए, रवि केवल हंसकर बाल बनाने लगता है, रुक कर देवचंद, देखिए, तुम नहीं जानते रवि, देवचंद कह रहे हैं यहाँ पर, तुम मुझे बहकाओ नहीं, तुम रानी हार वापस दे दो। तुम नहीं जानते रवि, लिली की माँ ने मुझ पर कितना विश्वास किया है, आखिर मेरी पोजीशन ही क्या है, अर्थात मैं तो एक सामान्य कोटि का शिक्षक मात्र हूँ, एक साधारण प्राइवेट स्कूल का मामूली प्रिंसिपल हूँ। हंसता है, जिसे तुम मैनेजर भी कह सकते हो और टीचर भी कह सकते हो। मेरे स्कूल में 150 लड़कियाँ पढ़ती हैं, माना, लेकिन 100-150 लड़कियों को पढ़ाने वाले स्कूल टीचर पर कौन इतना भरोसा कर सकता है जितना भरोसा लिली की माँ ने किया। लिली की माँ ने किसी तरह का संकोच किए बिना विपदा के समय अपने 60,000 के गहने मेरे हवाले कर दिए कि मेरी पुत्री का जब विवाह होगा, संकट के समय ये पैसे काम आएंगे, अन्यथा वैष्णवपति इनको बर्बाद कर जाएगा। नहीं, मैं उसके विश्वास को खोना नहीं चाहता। ये अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है देवचंद के। फिर बेचैनी से कमरे में घूमता है। रविदत्त बाल आदि बनाकर शीशे और कंघी को तीपाई पर रखते हुए, रविदत्त, उसने अपने सब गहने तुम्हारे हवाले करने से पढ़ ले, यानी कहने का तात्पर्य रविदत्त कहता है कि उस लिली की माँ ने जो गहने हैं वो तुम्हारे हवाले करने में पढ़ले दर्जे की मूर्खता की। अर्थात आज के आधुनिक युग में कौन किसी के हवाले रखता है, लेकिन अब तुम तो ईमानदार निकले और ईमानदार नहीं होते तो कभी के इनको हजम कर जाते। उन सबको फिर उसे वापस देकर तुम उनसे भी बड़ी मूर्खता का सबूत दोगे। यानी आज की आधुनिकता में कोई किसी को पैसा वापस नहीं देता, हड़प जाना चाहिए उनके। यह आधुनिकता है, यानी मूल्य पतन हो चुका है। अंगीठी से क्रीम लेकर मुंह पर मलता है। फिर देवचंद उसके पास जाकर, तुमने जब रानी हार मांगा था तो भी यही कहा था कि उससे पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम जो गहना चाहो अपने काम में ले सकते हो। यानी कहने का तात्पर्य लिली की माँ से जब देवचंद ने पूछा कि मैं रविदत्त को रानी हार देना चाह रहा हूँ, वो मांग रहा है, तो जबकि लिली की माँ ने विश्वास करते हुए देवचंद से कहा था कि तुम जो चाहो वो उपयोग में ले सकते हो, कोई किसी की अमानत नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने उस समय भी यही उत्तर दिया था कि जिसकी अमानत है उसकी आज्ञा लिए बिना मैं गहनों को हाथ नहीं लगा सकता, पर उसका विश्वास तो देखो। उसने कहा, भाई साहब, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत थी। यानी लिली की माँ ने कहा, सब गहने तो आप ही के पास हैं, जो चाहते उठा कर दे देते। फिर कमरे में घूमते हुए, ये सब क्यों हुआ, उसने मुझ पर क्यों इतना विश्वास कर लिया, तुम शायद नहीं समझ सकते। ये सब विश्वास, ये सब भरोसा मैंने 12 साल के कठिन परिश्रम से हासिल किया है। यानी कड़ी मेहनत से मैंने ये चरित्र निर्माण किया और अपने प्रति विश्वास पैदा किया। क्या तुम चाहते हो इतने परिश्रम से हासिल किए हुए इस विश्वास रूपी धन को क्या मैं लोलुपता के एक क्षण में गंवा दूं, अर्थात मैं उनकी धन संपदा को स्वार्थीपन में आकर के हड़प लूं और उसके साथ धोखा कर दूं? ऐसा कतई संभव नहीं होगा। फिर रविदत्त कोट पहनता हुआ हंसता है। और प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा हम इसी क्रम से पुनः आरंभ करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।